नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं और इतना ही नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब भी देते हैं आपको। तो अगर आप भी कोई सवाल अपना पूछना चाहते हैं इस शो में तो एक QR कोड जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसे स्कैन कर दीजिए और स्कैन करते ही आप एक WhatsApp नंबर से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर अपना सवाल छोड़ दीजिएगा। अगर स्टॉक से जुड़ा कोई सवाल है तो फिर आपने किस भाव पे वो शेयर ख़रीदा हुआ है और कितने समय तक रुकना चाहते हैं, ये तमाम जानकारियाँ जो है आप हमें दे दीजिएगा और ताकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं आपको सही और सटीक सलाह भी दे पाएँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं जूही फाइनेंशियल के गौरांग शाह और JM फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है और साथ ही दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। जितेंद्र सिंह मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सिंह साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम। बताइए किस स्टॉक पे आपने सवाल पूछना है आज हमसे? मैम मैं जितेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, जितेंद्र सिंह नहीं। जी बोलिए कुमार साहब। मैम मेरे पास एंजल वन का 200 शेयर है, 2610 2610 पर। ओके ओके। और मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ इसे, तो मैं सर से व्यू जानना चाहता हूँ। चलिए, तो काफ़ी अच्छी बाइंग प्राइस आपकी रही 2610 और गौरांग आपकी कवरेज में है, बता पाएंगे लंबी अवधि का इनका नजरिया है? फिलहाल मुनाफे में भी बैठे हुए हैं। देखिए, कंपनी पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा कविता, लेकिन हाँ, जो क्षेत्र से जुड़ी हुई है ये कंपनी यानी कि शेयर बाजार, ब्रोकरेज इंटरमीडिएटरीज, फिर वो चाहे इंटरमीडिएटरीज हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर, डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर जैसे CDSL कंपनी हो या फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जैसे PSC हो, ये मैं निवेश की राय नहीं दे रहा, मैं इस क्षेत्र पे बात कर रहा हूँ। अगर हमारा आकलन अनुमान ये कहता है कि आने वाले 3-5 साल या उससे ज्यादा शेयर बाजार अच्छा करेगा हमारा भारत का, तो इन सब कंपनियों जो जुड़ी हुई शेयर बाजार से वो भी अच्छा कामकाज कर सकती है। चलिए अगले कॉलर को भी अपने साथ जोड़ते हैं, लेकिन अक्षय आप राय दे सकते हैं एंजल वन पे? जी, तो देखिए, ब्रोकरेज कंपनीज या शेयर मार्केट में जुड़ी हुई सभी स्टॉक्स में काफी बढ़िया मोमेंटम हमने कुछ दिनों में देखा है। एंजल वन की बात करें तो टेक्निकल प्राइस हमने 3200 पे एक ब्रेकआउट देखा था 2 दिन पहले, तो एक बुलिश पॉजिटिव डेवलपमेंट है स्टॉक में। वॉल्यूम्स भी काफी तेज थे और जिसके चलते स्टॉक वापस 3900 का लेवल रिविजिट कर सकता है। ये लेवल हमने देखे थे 2024 जनवरी में, तो यह एक अहम स्तर है जिस स्तर को वापस रिविजिट कर सकता है, छू सकता है। तो पॉजिटिव व्यू के साथ बने रहने की सलाह एंजल वन में। सपोर्ट 3200 है फिलहाल, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस बना के होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, नीचे स्टॉप लॉस बनाइए और बने रहने की सलाह पोटेंशियल है इसमें। बढ़ते हैं आगे। अभिषेक यादव साहब हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक का गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग सर, मैं मध्य प्रदेश अशोना डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे आ रही होगी मध्य प्रदेश में अब। जी बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मेरा सवाल टाटा स्टील से है। मेरे पास 160 शेयर्स हैं टाटा स्टील के एट द रेट ऑफ 165। ठीक है, नजरिया भी बता दीजिए, कितना समय दे सकते हैं आप? सर ये मेरा 1 ईयर है, 1 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, गौरांग सर, टाटा स्टील 1 साल का नजरिया, 165 के आसपास की इनकी बाइंग है, 160 शेयर इनके पास है, क्या राय होगी? कि अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो 140 और 130 के आसपास अगर गिरावट में ये शेयर आता है तो शायद इनके पास अगर निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए तो और जुड़ सकते हैं। चलिए, स्मित पटेल साहब अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटेल साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं स्मित साहब नमस्कार सर। नमस्कार, मैं बिहार के हाजीपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? जी मेरे पास PNB का 5630 शेयर 5630 शेयर था, 120 रुपया 24 पैसा के एवरेज प्राइस पे। ओके। और इरेडा का है 965 शेयर, हाँ। 204 रुपया 81 पैसा के एवरेज प्राइस से। ठीक है सर, दोनों में ही मुझे बताइएगा कितना समय आप और देना चाहते हैं? 6 से 8 महीना, 1 साल। चलिए 6 से 8 महीना आप देख सकते हैं, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा आपका नज़रिया है। तो इरेडा में तो मैं खैर आपको मुनाफा हो रहा है तो उसके लिए मुबारकबाद। आपको फ़िलहाल पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, मुनाफा बांधना भी नहीं है जो आपको हो रहा है।
स्मिथ साहब? जी अभी जरूरत नहीं है पैसों की। ठीक है, समझ गए। गौरांग, पीएनबी 120-24। पीएनबी का गौरांग? 120-24। यहाँ पर भी एक ही चीज कहूंगा कविता कि अगर लंबी अवधि का निवेश है तो पीएनबी में बने रहें। अगर किसी कारणवश 100 रुपए के आसपास या उसके नीचे आता है तो और जोड़ने की निवेश लायक पूंजी है आपके पास लंबी अवधि के लिए, और जोड़ सकते हैं। आईआरएडीए में जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, तो आईआरएडीए में कविता जब आईपीओ आया था तब आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए हमारी निवेश की राय थी। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आपको मिलती हुई। चलिए कुछ यूट्यूब के भी सवालों को शामिल करते हैं। हमारे पास एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन यस बैंक पे राय जानना चाहते हैं। 300 शेयर हैं इनके पास और इन्होंने 28 रुपए के भाव पे खरीदारी की है। छोटी अवधि का इनका नज़रिया है, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या इन स्तरों पर और क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है। अक्षय बताइए, 28 रुपए की खरीद ऊपरी स्तरों की यस बैंक में, क्या राय होगी आपकी? देखिए, यस बैंक फिलहाल गए 2 हफ्ते में थोड़ी सी हमने रिकवरी जरूर देखी है। 19 से लेके 21 तक रिकवरी देखने को मिली है स्टॉक में, पर अभी तक लंबी अवधि के लिए कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बन पा रहा है जिसमें बहुत ही बड़ी तेजी के संकेत प्राइस स्ट्रक्चर में तो दिख पा रहे हैं। तो फिलहाल जो तेजी है, प्रायर वीक का उसने प्रायर मंथ का हाई ब्रेक करा है, तो इसके चलते मैक्स फिलहाल अब 23 या 23.5, 23.5 ये 2 टारगेट एरिया का मेरा प्रोजेक्शन रहेगा। उसके ऊपर फिलहाल कोई भी मेरा प्रोजेक्शन नहीं है, तो मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट है। अगर 23.5 मिलता है आपको 15-20 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, वहां पे आप मुनाफा बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अभी भी एक रेंज बाउंड प्राइस स्ट्रक्चर है, कोई भी बड़ी तेजी की संकेत नहीं बन पा रहे अभी तक तो यस बैंक में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अनुज हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर मैडम, बढ़िया हूँ। बताइए किस टॉप पे सवाल पूछ रहे हैं? सर मैंने अभी मैडम एनटीपीसी ग्रीन का लिया है 145 पे। ओके सर, और नजरिया आपका? इसको मेरे 3000 है शेयर, तो इसको होल्ड रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितने दिन तक लगभग? चलिए नियर टर्म आउटलुक ही जान लेते हैं। अक्षय, स्टॉक फोकस में भी है यहाँ पे, जिस तरह की हमने ऑर्डर विन की खबरें आती हुई देखी हैं 500 मेगावाट्स की, सो उसके चलते भी स्टॉक फोकस में है। हालांकि इनका नज़रिया नियर टर्म का ही है, बताइएगा क्या करना चाहिए। और डेटा लिमिटेड है तो ज्यादा लंबी अवधि के लिए मैं व्यू नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से न्यू लिस्टिंग है, 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा पॉइंट्स है। तो फिलहाल जो डेटा पॉइंट्स है उसके चलते तो 135 140 का एक सपोर्ट जोन तो बनाया हुआ है स्टॉक ने, तो होल्ड करने की राय है। नई खरीदारी का तो मुझे कोई सिग्नल दिख नहीं पा रहा है, तो होल्ड करें। अगर यहाँ से चलता है तो 167 या 170 तक 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में आपको ये लेवल्स दिख सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर। बढ़ते हैं आगे। जी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे महाराष्ट्र से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मेरे पास नेल्को के हैं जी 200 शेयर एट द रेट ऑफ 89। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रॉफिट बुक करें या और आगे बढ़े तो स्टॉप लॉस क्या रखें? ठीक है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। लंबी अवधि का इनका नजरिया है, यहां पर इनको प्रॉफिट हो रहा है 89 रुपए, 89 रुपीस पे इन्होंने इस स्टॉक में खरीदारी की है नेल्को में। बताइए क्या राय होगी, और साथ ही इन्होंने स्टॉप लॉस का भी सुझाव मांगा है। ज्यादा स्टॉप लॉस तो हमारी परिभाषा में होती ही नहीं है, क्योंकि हम लंबी अवधि के लिए राय देते हैं। 90 रुपए के नीचे के स्तर के निवेश, मौजूदा स्तर 252 का, और ये बता रहे हैं कि ये लंबी अवधि के निवेशक है। तो जब लंबी अवधि का निवेश होता है तो मेरी परिभाषा में स्टॉप लॉस नाम की चीज नहीं होती है। और जब तक आपको रुपए की जरूरत नहीं है, हम तो राय देंगे कि आप बने रह सकते हैं, क्योंकि बुनियादी तर्क के आधार पर नाल्को में हमारी खरीदारी की राय है। आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए फैजान का सवाल लेंगे, और एल्सन कॉप पे ये सवाल पूछना चाहते हैं अक्षय। 540 की इनकी खरीद है।
नाम दोहराएंगे अक्षय, आपको आवाज जी आ रही है? कविता जी, स्टॉक का नाम दोहराएंगे, मिस कर गया वेल्सन, वेल्सपन, वेल्सपन। जी जी। वेल्सपन कॉर्प में अगर मैं प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करूं तो तेजी का ही प्राइस स्ट्रक्चर है। बस शॉर्ट टर्म में थोड़े से जो है फ्लक्चुएशंस हमने गए 1.5-2 महीने में काफी फ्लक्चुएशंस देखे हैं। 700 छूता है, उसके बाद वापस 800 की ओर बढ़ता है, तो ये फ्लक्चुएशंस है, बट लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है मेरे हिसाब से। वापस और एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग शायद आपको 820-25 के लेवल से देखने को मिल सकते हैं, पर नजरिया लॉन्ग टर्म का है, या 1 महीने के ऊपर है, फिर भी मैं कहूंगा आपको बने रहना है। फिलहाल 900 के आसपास मेरा टारगेट प्रोजेक्शन है स्टॉक में। आगे एक हफ्ते भर के लिए थोड़ा फ्लक्चुएशंस कंटिन्यू रहेगा, बट आपको बने रहना इसमें फॉर टारगेट्स ऑफ 900। तो होल्ड की राय रहेगी वेल्सपन कॉर्प में बने रहने की सलाह। 900 के लक्ष्य के लिए थोड़ा बहुत जो उतार चढ़ाव है वो छोटी अवधि में नजर आ सकता है, लेकिन बड़ा लक्ष्य 900 का उसके लिए यहां पर बरकरार रही है। सैम नागपाल का सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया हुआ है। बीएसई लिमिटेड पर राय इन्होंने मांगी है 3945। इन्होंने बड़ी अच्छे स्तरों पर यहाँ पर खरीदारी की हुई है और 66,000 से ज़्यादा का यहाँ पर फ़ायदा इनको होता हुआ। गौरांग सर बताइए, बीएसई लिमिटेड 3900 के आसपास की इनकी खरीद है, 42 शेयर इनके पास हैं, 66,000 का इनको फ़ायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए प्रशांत भाई, अभी जैसे एंजन वन और सीडीएसएल पे प्रश्न पूछा था किसी ने, तो हमारी राय हम सीमित रखेंगे क्षेत्र पर, और वो क्षेत्र क्या है? भारत के शेयर बाजार और भारत के शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां। अब कौन सी कंपनियां? प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जैसे कि बीएसई, और जो बातें हम सुन रहे हैं कि शायद एनएससी का भी आईपीओ अगर अनुमति मिल जाती है तो वो आता हुआ आपको दिखेगा। फिर डिपॉजिटरी यानी कि सर्विसेज प्रोवाइडर जैसी कंपनी सीडीएल से, वहां पर भी हमने सुना है एनएसडीएल जो कि दूसरी डिपॉजिटरी सर्विस है, वो भी अगर अनुमति मिल जाती तो आईपीओ आ जाएगा। और तीसरी श्रेणी में आते हैं इंटरमीडिएटरीज यानी कि स्टॉक ब्रोकर्स। अगर आपका ये मानना है कि 3-5 साल में या उससे ज्यादा भारत का बाजार आपको 12-15% का रिटर्न सूचकांक के आधार पर देते हैं, तो उसको कंपाउंडिंग कीजिए और फिर गणित दिखे। तो जो भी कंपनियां सक्षम और मजबूत है, जो भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई है, अगर शेयर बाजार अच्छा करेगा तो ये कंपनियां भी अच्छा करेगी। ठीक है, तो ये है आपको विस्तृत राय मिलती हुई बीएसई लिमिटेड पे। सवाल हम लेते हैं जोधपुर से संदीप का, और बजाज हाउसिंग पर इनका सवाल है। गौरांग, आप ही के पास में आऊँगी। इनकी जो बाइंग है ये 160 की बता रहे हैं। नज़रिए का हमें आइडिया नहीं है, आपकी कवरेज में है तो बताइएगा, इनको आगे क्लैरिटी दीजिएगा क्या करना है, और इनके साथ वो तमाम लोग जो कि शायद असमंजस में हो फिलहाल। तो यहाँ पर भी मैं क्षेत्र पर टिप्पणी करूंगा क्योंकि बजाज फाइनेंस हमारी कवरेज में नहीं है। तो ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। तो कुछ ही समय पहले आईपीओ आया था। आईपीओ पहले और आईपीओ के बाद कारोबार को लेकर के मैनेजमेंट ने बताया था कि 12 से 15% के आसपास की सालाना ग्रोथ ये देख सकते हैं जिस क्षेत्र में ये कामकाज करते हैं, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस। रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी अच्छा करती है। ब्याज दरों में कटौती जो नहीं देखने मिली, अगर महंगाई दर और विकास दर में सकारात्मक सा असर आता है तो अगले साल शायद हमें ब्याज दरों में कटौती हुई नजर आएगी, जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक अच्छी बात है। और इनकी लोन बुक ग्रोथ और जो मार्जिन है वो भी काफी अच्छे हैं। और राइट अक्षय, आपके साथ एक हम टेक लेना चाहेंगे क्योंकि अपने पीक से अब कंसोलिडेट होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। बताइएगा आपके मुताबिक किस तरह की रणनीति अब न्यू टर्म? देखिए 135 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन बना है स्टॉक में। फिलहाल जो भी डेटा पॉइंट्स है उसके चलते कोई बहुत बड़ी तेजी के तो अनुमान नहीं कर रहा हूं मैं। रिकवरी में वापस 150-55 तक छू सकता है। तो ट्रेडिंग टारगेट्स है 1-1.5 महीने के समय के लिए ये टारगेट्स लागू रहेंगे, तो बाय कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग का नजरिया रखे। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल प्राइस न्यूट्रल प्राइस स्ट्रक्चर में है, तो कोई लॉन्ग टर्म पे टिप्पणी नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए 155 का टारगेट रहेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। ठीक है, तो ये नजरिया बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आपको मिलता हुआ। अगले कॉलर को जोड़ते हैं, अक्षय हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग अक्षय, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं धुलिया से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है? सर ओला लिया हुआ है मैंने 128 से। 1000 शेयर है मेरे पास अभी।
ठीक है। तो सर उसे होल्ड करना चाहिए या मैं अभी सेल करवा दूं उस शेयर को? ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक हाल फिलहाल की लिस्टिंग है। तो गौरांग सर, ओला इलेक्ट्रिक इन्होंने ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से 67-68 के भाव से 100 के भाव तक ये स्टॉक ने एक रैली दिखाई, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से एक बार फिर जो है वो यहाँ पर हम दबाव देख रहे हैं। तो बताइए, ओला इलेक्ट्रिक में इनकी खरीदारी के भाव से आपका नजरिया क्या बन रहा है? 30 सेकंड का समय दीजिएगा उत्तर देने के लिए प्रशांत भाई जी। ये जब आईपीओ आया था तब हमने हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर आईपीओ के पहले और आईपीओ के बाद जब लिस्ट हुआ था तब कहा था कि आपके पास अगर 2.5-3 साल या उससे ज्यादा की समय सीमा नहीं है तो मेहरबानी करके ओला इलेक्ट्रिक में निवेश मत कीजिए। लिस्ट शेयर दिया गया, मेरे ख्याल से 76 के भाव पे आईपीओ था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो टॉप एंड ऑफ द प्राइस बैंड, और फिर लिस्टिंग के बाद ये सीधा पहुंच गया 150 तक, जिसका कोई कारण नहीं था, जिसका कोई आधार नहीं था, जिसका कोई मतलब बुनियादी तर्क ही नहीं थी। इस कंपनी में पहले भी और आज भी, अगर मेरी याददाश्त सही है और गलत हो तो साफ सही करना, 1500 करोड़ के आसपास का लॉस है। कंपनी के पास ग्राहकों को लेकर के बहुत सारी शिकायत है और हाल ही में कंज्यूमर कोर्ट तक ये बात गई है और इनके पास से स्पष्टीकरण मांगा है। ये कहते हैं इनके पास 800 सर्विस स्टेशन है, ये संख्या 4000 पर लेके आएंगे। मेरा कहना है कि मेहरबानी करके 800 जो है इनके पास सर्विस स्टेशन, वहां पर जो इनके कर्मचारी है इनको पहले ज्ञान दीजिए कि कैसे कस्टमर से बात करते हैं और कैसे सर्विस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें काफी सारे मीडिया पर हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तीसरी बात, जो बाइक ये लॉन्च करे थे 15 अगस्त को, वो आपको मिलेगी अगले साल दिवाली तक, और उस तब तक कंपटीशन बहुत बड़ा आ जाएगा। तो हमने जो राय दी थी आईपीओ नोट द्वारा वो थी कि आपके पास 2.5-3 साल का समय लगना चाहिए और कंपनी को मेरे ख्याल से बहुत मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। वो 1015 करोड़ का 1500 करोड़ का जो लॉस है उसको धीरे धीरे करके कम करने के लिए। चलिए, तो काफ़ी रियल कंसर्न्स जो कि गौरांग यहाँ पर सामने रखते हुए उसी के मुताबिक अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। व्हाट्सएप के जरिए अगला सवाल पंकज मिश्रा साहब का लेंगे। और अक्षय, नेस्ले पे खरीदारी कर रखी है 2562, ये कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है। अब जिस तरह से पूरे एफएमसीजी पैक में हमें माहौल दिखाई दे रहा है, जो अब Q3 को लेकर भी कंसर्न्स जताए जा रहे हैं, बताइएगा क्या सलाह होगी आपकी? जी देखिए, एफएमसीजी पैक अगर मैं गए 2 महीने का पूरा एक्शन देखूं तो काफी बिकवाली का प्रेशर बना है ये सेक्टर में। जो हल्की सी रिकवरी रैली भी हमने देखी इंडाइसेस में, ब्रॉडर मार्केट में, तो इसमें भी ज्यादा कुछ रिकवरी ये सेक्टर नहीं कर पा रहा है। तो नेस्ले का प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करें तो वीक ऑन वीक अगर मैं प्राइसेस का एक्शन देखूं तो अभी भी एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, जिसके चलते और एक पॉसिबल डाउनसाइड का लो जो 2100 के है, 2100 जो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास बैठता है, वो टेस्ट करने के संकेत हमें दिख रहे हैं। तो अभी भी अगर आपको निवेश करना है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जल्दबाजी ना करें। 2100 एक अच्छा लेवल है फिलहाल, जहां पे आता है तो एक बार आप रिव्यू कर सकते हैं बाइंग के लिए। जिनके पास है ऑलरेडी उनको और लॉन्ग टर्म का नजरिया, उनको 2000 के स्टॉप से बने रहना है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव प्राइस आउटलुक है, जिसके चलते 2100 नेस्ले छू सकता है। चलिए, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 2000 के आसपास का लगाकर आपको नियर टर्म में, क्योंकि थोड़ी कमजोरी रह सकती है, आपको बने रहने की सलाह। चलिए, शो को समाप्त करने का समय हो चुका है। अक्षय आपका, गौरांग आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला। और जाते जाते अपने डिस्क्लोजर्स दे दीजिएगा। गौरांग, आप पहले। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। कविता, कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। अक्षय जी धन्यवाद कविता जी। मेरी कोई पर्सनल स्टॉक होल्डिंग्स है नहीं, और जो स्टॉक्स आज शो पे डिस्कस करा है वो हमने हमारे क्लाइंटों को भी रेकमेंड किया होगा। धन्यवाद आप दोनों का, आप दोनों ने समय दिया हमें। और इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी इजाज़त दें, लेकिन ब्रेक के बाद